हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, काफी टाइम से यानी कम से कम लगभग 20-25 दिन हमारे इस चैनल को गुजर गए हैं। हम कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से ये वीडियोज नहीं बना पाए, लेकिन अब रेगुलर रहेंगे और आपके साथ बहुत अच्छे से मेहनत भी करूंगा। मैं मेहनत पहले से बहुत अच्छे वीडियो डाल रखे हैं, आप इनको शुरू से देखना। जैसे मैंने माध्यक वाले, बहुलक वाले, माध्यक वाले जो भी है वो कंप्लीट डाल रखा है, और वॉल्यूम वाले डाल रखे हैं, क्षेत्रमिति के पूरे कंप्लीट डाल रखे हैं। इसी के साथ पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर ये डाल दिया है। अब इसी के साथ आज हम फिफ्थ चैप्टर डाल रहे हैं। तो फिफ्थ चैप्टर में समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है, इसको मैं शुरू से समझा रहा हूं आपको। तो आप क्लास पर फोकस करें अभी, और क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है। बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से एफर्ट लगा के, बहुत मेहनत से मैं वीडियोज बना रहा हूं बच्चों। आप इस क्लास को ऐसे वेस्टेज मत नहीं भेजें, और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में, जो भी है उनके पास क्लास को जरूर भेजें आप। देखिए समांतर श्रेणी, मैं समांतर श्रेणी का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1 3 5 7 ऐसे करके। तो इसी के साथ में जैसे पहला पद है 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है। तो इसमें देखो डी का मान, समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। डी है, समान अंतर चल रहा है। दो पदों में जो दो पदों का अंतर होना चाहिए वो बराबर चलना चाहिए सभी में। जैसे मान लो यहां पर 9 हो रहा जाएगा, तो इसमें 3 में से 1 घटाओ 2 आएगा, 5 में से 3 घटाओ 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओ 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओ 2 आएगा। सभी पदों का अंतर बिल्कुल समान से चलना चाहिए, इक्वल चलना चाहिए। तो ये होता है डी, सार्वअंतर बोलते हैं इसको। देखो a2 माइनस a1 3 माइनस 1 2, a3 माइनस a2 a3 है 5, इसमें से 3 घटाए 2, 7 माइनस 5 वही 2, 9 माइनस 7 वही 2 आएगा। प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं जो समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद होता है, उसी को हम प्रथम पद बोलते हैं। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ को ऐसे डरो नहीं आप, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपके। तो देखिए प्रथम पद है, तो प्रथम पद ए बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलेंगे? ए। जो सबसे पहला पद होता है, जैसे इसमें ए का मान कितना है? 1। डी सार्वंतर, इसमें डी का मान कितना है? 2। एन पदों की संख्या, जैसे मान लो कि यहां पर कर ले 20वां पद ज्ञात करो। कौन सा? 20वां पद ज्ञात करो। तो वहां पद होता है 20वां, और पदों की संख्या होती है जितनी संख्या दे दी है। 20वां पद है तो पदों की संख्या 20 हो गई। तो यहां पर देखिए ये समांतर श्रेणी हो गई। इसमें समांतर श्रेणी को ऐसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे चलती रहेगी ये। तो देखो पहला पद a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करते हैं, जैसे जो पद निकालते हैं ना, जो पद होता है उससे डी ए कम लेते हैं हमेशा ही। जैसे ये सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है, यानी कि डी जो होता है वो पदों की संख्या में से एक कम लेते हैं। जैसे मान लो 5वां पद है, यहां डी कितने लिए? 4 ही लिए ना। 18वां पद ज्ञात कर ले। आपको मैं बोलूं, बताओ बच्चों 18वां पद क्या होगा? तो ए 18 बराबर क्या होगा? ए प्लस 17d। मैं बोलूं बच्चों, बताओ आप 25वां पद क्या होगा? तो ए प्लस 24d। ऐसे मैं बोलूं बच्चों, आप बताओ 45वां पद क्या होगा? तो ए 45 बराबर ए प्लस 44d। ठीक है बच्चों, यानी डी का मान जो पद होते हैं उससे एक कम लेते हैं। तो डी का मान एक कम लेंगे, ए प्लस 44d, ए प्लस 24d। 25वां लेंगे तो 18वां लेंगे तो ए प्लस 17d। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो, यह सूत्र होता है ए एन, वहां पद निकालने का, यानी कि 20वां पद निकालेंगे तो ए 20 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यानी 20 माइनस 1 19 इंटू डी। ये हो गया, ये मैंने समझा दिया समांतर श्रेणी को। अब आपको मैं यहां से क्वेश्चन समझा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आप देख लो। इसके अंदर आप इसको नोट डाउन कर लिया करो,
जैसे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे आपको इसको इरेज करके आगे समझा दूंगा। जैसे तो मैं आपको आगे समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन समझाऊंगा, मैं इसको मिटा देता हूं अभी। तो देखिए बच्चों, यह है, इसमें समांतर श्रेणी में प्रथम 3 पद ज्ञात करो। ऐसे बोल दे आपको कि प्रथम 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो बच्चों कैसे निकालें? A1 n का मान रखो, A1 A2 A3 A4, तो ये पदों का मान आ जाएगा। रखो n की जगह 1 रखो। n होता है प्राकृत संख्या, n क्या होता है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं का मान कहां तक चलता है? 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है। पूर्ण संख्याओं का मान क्या होता है? उसमें 0 शामिल हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यानी 0 भी शामिल हो जाता है पूर्ण में। और क्या होते हैं? 0 से शुरू, प्लस में भी अनंत चलते हैं 1 2 3 अनंत तक, और माइनस में भी -1 -2 -3 ऐसे माइनस अनंत तक चलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में प्रथम पद देखो, A1 बराबर n की जगह 1 रखते जाओ, 3 गुणा 1, n की जगह 1 रखे ना, +2, तो ये हो गया 5, 3 1 3 और 2 5। A2 3 गुणा 2 +2 बराबर 3 दूनी 6 +2, 6 + 2 कितना हुआ? 8। A3 3 गुणा 3 +2, यानी कि 3 तिये तो 9 गए, +2 बराबर 11। इसी प्रकार A4 पद पूछ रहा है ना, तो A4 3 × 4 +2, 2 भी तो है, बराबर 3 चौक के 12 +2 बराबर 14। ठीक है, तो इसी प्रकार ये समान रेडी बन गई, एपी बन गई इक्वल 5 8 11 14, ऐसे चल रही है। तो ऐसे चलती रहेगी। तो देखो ए का मान, इसमें ए का मान क्या आ जाएगा? 5। डी का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 8 में से 5 घटाए 3 बचेंगे, 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेंगे, 14 में से घटाएंगे तो भी 3 बचेंगे। डी कितना आया? 3। इसी प्रकार एन का मान, कोई भी एनवा पद पूछ ले आपको तो पद पूछ बता सकते हो। इसमें आगे के और 4 पद पूछ ले तो इसमें डी जोड़ते जाओ, जैसे 14 में 3 जोड़ो 17, 17 में 3 जोड़ो 20, ऐसे आगे के पद और पूछ ले तो इसी में डी जोड़ते जाओ, सारवंतर जोड़ दो। इसी प्रकार इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, यहां करवा देता हूं मैं। सेकंड वाला है ए एन इक्वल n स्क्वायर प्लस 1। तो देखो A1 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2। A2 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर 5, 4 और 1 5। A3 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 बराबर 10। तो देखो इनमें डी का देखो, देखिए का मान 2 5 10 ऐसे ही 4 रखो। A4 इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17 आ गया 17। तो 2 5 10 17, इनमें डी का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर 5 में से 2 गए तो 3, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 3 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 5 आ रहा है, इन दोनों का अंतर 7 आ रहा है। तो बताओ सार्वंतर क्या आ रहा है? डी का मान
ये बराबर नहीं है ना, तो ये डी का मान बराबर नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी ये देखो, क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो देखो 5 7 3 1, देखे 5 में से 7 को कम करो, माइनस का 2, डी बराबर 5 माइनस 7 बराबर 3 में से 5, 3 माइनस 5 बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस 1 माइनस 1, ऐसे देख लो। यहाँ माइनस के 2, यहाँ भी माइनस के 2, और यहाँ भी माइनस के 2, और यहाँ भी माइनस के 2, सब में माइनस 2 आया। डी का मान कितना आया? माइनस 2 आ रहा है, डी का मान माइनस 2। तो ये समांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार ये देख लो, डी निकाल के देखो, 3 माइनस ए बटा 3 ए माइनस 1 बटा, ये कैसे हैं? कभी भी यानी डिवाइड वाली नंबर होते हैं, बटा वाली संख्याएं होती है, उनमें एल सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लो, ए का तो ए आ जाएगा, दोनों में ए है तो ए का तो ए आ गया, संख्या ए की है 3, 3 ए आ गया। अब देखो बटे वाली, ये पहली संख्या है, हल करने का तरीका देख लो, ये बटे वाली पहली है, इसमें बटे के नीचे यानी ये ऊपर, बटे के ऊपर तो अंश है और नीचे हर होता है। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिन्यूमरेटर बोलेंगे। तो ये यानी कि डिन्यूमरेटर यानी हर का भाग लगाओ, एलसीएम में 3 ए का एक बार गया, 3 ए को ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दो, यानी 3 माइनस ए है, माइनस ए को एक से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, से गुणा चाहे 1000 को करो चाहे 10,000 को करो, ऐसा एक ही वही आता है, एक को गुणा करने में फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। तो 3 माइनस ए, माइनस का चिन्ह है, तो आगे ए का भाग दो, इसमें ए से ए कट गया, 3 बच गया, 3 को ऊपर वाली संख्या माइनस 1 से गुणा कर दिया तो माइनस के 3, क्योंकि ए की संख्या अगर प्लस माइनस में एक संख्या और होती है यहाँ पर कुछ भी, जब तो इसके यहाँ पर कोष्टक लगा दे फिर अपन, लेकिन ए की संख्या है तो माइनस का चिन्ह है, और ये भाग दिया, ए कट गया, और यानी कि एलसीएम है ना, एलसीएम में इस ए का भाग दिया, कट गया, 3 बचा, 3 को ऊपर वाली 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 हो गया। तो ये हो गया, मतलब 3 में से 3 गया तो 0, माइनस का ए, तो माइनस का ए बटा 3 ए, ये आ गया। अब अगला और देख लो, 3 माइनस 2 ए बटा 3 ए, यहां आ रहा है 3 माइनस में 3 माइनस ए बटा 3 ए, तो यहां पर देखो एलसीएम कितना आया? 3 ए। दोनों में अगर हर समान होता है ना, ये नीचे वाली संख्या बटा समान होती है, तो ऊपर संख्या ऐसे कैसे माइनस में जैसे वैसे के वैसे ही रखते हैं। तो एलसीएम तो 3 गया, एलसीएम में बटे वाली संख्या ये है, एक बार भाग गया 3 ए का, इस 3 ए का एलसीएम में एक बार गया, ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आ जाती है, एक से गुणा करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, मैंने बताया। यानी ये एक भाग गया, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 ए, माइनस का चिन्ह है, 3 ए का भाग दिया, एक बार गया, ऐसे कैसे संख्या आ जाएगी। तो यहां बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का 3 है वो तो माइनस का, और माइनस का ए है वो प्लस का ए हो गया। तो देखो ये हो गया, 3 में से 3 गया तो ये तो 0 हो गया, और ए में से 2 ए गया, माइनस का बटा 3 ए, यानी कि ए से ए कट गया, यानी कि माइनस का 1/3 आया, और ए से ए कट गया, माइनस का 1/3 आया। इसका मतलब डी का मान कितना आया भाई? डी आ गया यहाँ पर सार्वंतर माइनस का 1/3, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है ये संख्या। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना होती है, और 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है ये, आप इन वीडियोज को मिस मत करो, बहुत अच्छे से समझ वीडियोज है। अब 5.1 के कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आप पोज करके इसको नोट डाउन। हाँ बच्चों, तो देखिए आगे हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तो चैप्टर 5 है, 5.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। देखो एक एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, प्रत्येक किलोमीटर के बाद इसको यही जांच करके बताना है आपको कि ये एपी यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप
पढ़ो इसको। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो यहां है फिक्स है, निश्चित है। माना कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो कितना है, 15 रुपए है। एपी बराबर, और फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए, यानी 8 रुपए किलोमीटर के लिए। पहला किलोमीटर 15 रुपए, दूसरा 15 में 8 कितना हो गया, 23, तीसरा 23 में फिर 8 जोड़ दो कितना, 31, फिर 8 जोड़ दो कितना, 39, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब एपी में है, क्योंकि सार्वंतर कितना चल रहा है इनमें, 8 का अंतर चल रहा है। इसको घटाएंगे 8 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे इन दोनों का अंतर आएगा 8 आएगा। तो ये एपी में समांतर श्रेणी का मतलब मैंने ये किया था आपको कि सभी के अंदर समान अंतर अगला पद प्राप्त होता जाए। इसी के साथ सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान टोटल हवा X है, वो कह रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया है, यानी कि x - x/4 भाग। प्रत्येक बार x/4 भाग बाहर निकालेंगे तो x में से x/4 निकाल दो। देखिए कितना, ये 4 है, प्लस में जो भी बराबर में संख्या है उससे गुणा उसके भी नीचे रहता है। देखो इसके लेके एलसीएम लेके कर लो, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट ही कर लो। 4 को गुणा किया, 4x - x/4, यानी ये 4 था, प्लस में बराबर में बटे के बराबर में प्लस माइनस में जो संख्या होती है उसे गुणा होकर उनके नीचे आ जाता है। ऊपर जिसके बटे में है उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे बटे में आ जाता है। 4x - x कितना आया भाई, 3x/4। अब देखो दूसरा टर्म क्या आएगा, यह आ रहा है, यानी कि 3x/4 माइनस 1/4 भाग निकालेगा 3x/4 का, 3x/4 का 1 भाग बाहर निकालेगा। तो देखिए ये हो गया 3x/4 माइनस 3x/4, और ऊपर वाली संख्या 3x 1 से गुणा हो तो ये 3x हो गई, और 4 को 4 गुणा कर तो ये 16 हो गए। कितने हो गए, 16 हो गए। ये हो गया। एलसीएम कितना आया बच्चों इनका, एलसीएम 4 और 16 का 16 आ गया। एलसीएम में इस बटे वाली पहली संख्या में बटे वाली संख्या 4, 4 का भाग एलसीएम में दो, 4 बार गया, 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, 12x। अब यहां पर एलसीएम में इस बटे वाली संख्या का भाग देंगे, 16 देंगे ना, तो 16 का भाग 16 में कितनी बार गया, 1 बार गया। 1 को ऊपर 3x से गुणा किया तो 3x, यानी कि ये हो गया 12x में से 3x गया तो कितना बचा, 9x। आगे टर्म्स चलते रहेंगे, इन एक और निकालो, क्योंकि 9x/16 माइनस 1/4 9x/16, क्योंकि 3 में लगातार 2 सार्वंतर निकालेंगे जब ही तो पता चलेगा भाई ये एपी में है या नहीं है। तो इसमें करो आगे, 9x/16 माइनस 9x ऊपर ऐसे कैसे, बटे में 16 चौके 64 आ गया। तो इसका मान आया है ऊपर 9x से 16, इसका ऊपर आ गया। इसको यहां लिखेंगे हम, यहां एलसीएम 64 आया, 64 में 16 का भाग 4 बार गया। पहली वाली संख्या कौन सी है, इसको गुणा भाग दिया एलसीएम में 4, ऊपर वाले से गुणा किया 36x माइनस 61 का भाग दिया 64 में 9 से गुणा किया तो 9x, 36x माइनस 9x बराबर 36 में से 9 गए तो 27x/64, ये 3 आ गए। अब इनमें डी डाल के देखो, देखिए बच्चों, डी बराबर सबसे पहला क्या है, x, सबसे पहला तो x, फिर x ये घटा दो 3x/4, 3x/4 माइनस x, तो ये हो गया 3x माइनस ये बराबर में प्लस माइनस में जो संख्या होती है उससे गुणा होकर उसके भी नीचे आ जाएगी, यानी कि 4x/4
4 नीचे आ जाएगा। तो 3 से 4x गया तो माइनस का x बचा, माइनस का x बटे 4। इसी पर दूसरा सार्वंतर देखो, बराबर दूसरा पद, ये 3x बटा 4 था, अगला पद है 9x बटे 16 माइनस 3x बटे 4। इन दोनों में अंतर आएगा, 16 तो एलसीएम आ गया, और 16 में 16 का बार 9x माइनस 4 का भाग 16 4 बार, इससे गुणा किया माइनस के 12x, तो ये आ गया 9x में से 12x गया तो 9x में से 12x कम हो गए तो माइनस के 3 बटे 16। देखो यहां आ रहा है डी का मान पहले में माइनस x बटा 4, फिर माइनस 3x बटा 16, अलग अलग आ रहा है। तो ये सार्वंतर यानी एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, इसको आप वीडियो को करके बीच में लिख लिया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो आप, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की 150 मीटर है, उसमें बाद में खुदेंगे 1 मीटर की, तो उसमें लागत 5 रुपए प्रति मीटर की बढ़ती जाती है। जैसे दूसरे मीटर की 200, तीसरे मीटर की 250, तो बढ़ती जाएगी। ये तीसरा हो गया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद में कुएं की लागत कितनी आ रही है, 50 बढ़ती जा रही है। तो पहले की तो 150, दूसरे की 200, तीसरे की 250 और चौथे की 300, तो ऐसे चलता रहेगा। यानी 50 रुपए का अंतर चल रहा है, सब में सार्वंतर बराबर है। 300 में से 250 कम करो 50 रुपए, 250 में से 200 कम करो 50 रुपए, और 200 में से 150 कम करो, वही आ गया ना 50 रुपए। 50 रुपए सब में समान अंतर चल रहा है, यानी कि ये भी एपी में है। इसमें क्या करोगे, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 राशि 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है या दी जाती है। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन एपी निकाला जाता है। मिश्र धन ए होता है वो है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू टी। तो पहले वर्ष का मूलधन तो 10,000 आ जाएगा, P को कहते हैं, इसको कहते हैं मूलधन, इसको मूलधन, ब्याज का क्वेश्चन चलता है ना। मूलधन R होता है रेट, दर, R को दर बोलते हैं, और रेट है टी को क्या कहते हैं, समय। टी होता है समय जो घात के रूप में आती है। पहले वर्ष की 1 घात रहेगी, दूसरे वर्ष 2 घात हो जाएगी, तीसरे वर्ष की 3 घात, तो 3 वर्ष तक की निकाल के 3 का अंतर निकाल लेना, अंतर तो तीनों का अलग अलग रहेगा, क्योंकि पहले वर्ष की जो चक्रवृद्धि दर है वो कितनी है 8%, और दूसरे की 8% की से बढ़ जाती है, यानी कि ब्याज पर फिर ब्याज लग जाता है, जो ब्याज है उस ब्याज पर फिर ब्याज लगेगा, तो थोड़ा धन बढ़ जाएगा, तीसरे थोड़ा धन और बढ़ जाएगा, तो धन बढ़ता जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन बढ़ता जाता है, जबकि समांतर ब्याज साधारण ब्याज के अंदर जो ब्याज होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज के अलावा, उसमें हमेशा ब्याज की दर जो भी होती है उसमें वही ब्याज चलता रहता है हर साल का। जैसे 2800 4 साल का ब्याज है तो कितना हो जाएगा, 2800 में 4 का भाग दे दो डायरेक्ट ही, यानी 700 रुपए पर ईयर का ब्याज आएगा, यानी इससे बढ़ता है। और बाकी चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज पर ब्याज लग करके पैसे बढ़ते जाते हैं। अंतर सार्वत्रिक अलग होता है, एपी में नहीं आता चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज कई बार ऐसा होता है कि वो एपी में आ जाते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया अभी, बहुत अच्छे से समझाया। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। तो प्रथम पद ए कितना है
ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो इसके प्रथम चार पद देखो, पहला पद तो 10 है। अब अगला पद निकालने के लिए 10 प्लस सार्वंतर जोड़ दो 10, और अगला पद ए प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 गुणा 10। तो ये हो गया 10 प्लस 20 यानी कि ये हो गया 30। ये हो गया पहला पद 10, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 30। अगला पद हो गया a प्लस